जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हाइब्रिड क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, एक दफा हाथ उठा दीजिए, शाबाश। अच्छा, ये फिजिकल क्लास के जो स्टूडेंट्स असाइनमेंट ना करने की वजह से हाइब्रिड में चले गए थे, वो वापस आ जाएं फिजिकल में, क्योंकि हमारी असाइनमेंट जो है अब स्टूडेंट चूंकि कम है, इस वजह से कम है। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा ना कि असाइनमेंट कल चेक करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट आना शुरू हो गया। चलिए, बहरहाल तो आज की असाइनमेंट जो थी वो हम कल चेक करेंगे। हाँ जी, उनको बुला लें, जो बाहर बैठे हुए थे उनको बुला लें, उन्हें कभी होगी असाइनमेंट। टॉपिक हमारा चला था, मैंने आपको बताया था क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, लीगल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बेस कर रहा है। मोस्ट टेक्निकल कंसेप्ट है हमारे सिलेबस में। आज इसको इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एंड पे टाइम होगा तो कुछ पास पेपर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपके अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी कि किस तरीके से आपने इनको अटेम्प्ट करना। स्टार्ट करते हैं क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। कंसेप्ट क्या हमारा कि एक स्टैट्यूटरी, किसी भी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन अपॉइंट हो सकता है, या जिस पर्सन को हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया मीट करना लाजमी है। तो हमने ये पढ़ा कि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है किसी भी पर्सन को अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करते हैं तो उसको दो तरह का क्राइटेरिया मीट करना चाहिए, एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और दूसरा डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब क्या है, वो चीजें जो कि उस पर्सन में होना जरूरी हैं। डिसक्वालिफिकेशन का मतलब वो चीजें जो ना होना जरूरी हैं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में ला क्या कहता है कि 3 तरह की कंपनीज का ऑडिटर सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। 3 तरह की, कौन कौन सी? एवरी पब्लिक कंपनी, आर प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी, आर प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन आर। और इन 3 तरह की कंपनीज का ऑडिटर सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। इनके अलावा जो बाकी की कंपनीज हैं उनका ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, इसके अलावा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हो सकते हैं। इन दोनों के अलावा और कोई पर्सन स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब ऐसी चीजें जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर में ना होना जरूरी है। याद रखिए, अगर डिसक्वालिफिकेशन वाली लिस्ट जो है 10 आइटम, इसमें कोई एक आइटम भी उस पर्सन में अपीयर हो रही हुई, एग्जिस्ट हो रही हुई, तो वो पर्सन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, वो डिसक्वालिफाइड होगा। पहला हमने स्टडी किया शेयर होल्डिंग। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की थी कि इफ ए पर्सन और हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड होल्ड शेयर्स इन ए कंपनी और इट्स एसोसिएटेड कंपनी, he can be appointed as statutory auditor for that company if provided he discloses the shareholding at time of appointment and discloses it within 90 days of appointment। ये हमने स्टडी किया। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट इंडेटेडनेस की प्रोविजन डिस्कस की कि अगर कोई ऑडिटर इंडेटेड है किसी कंपनी का तो वो उसका ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। हाँ, इसमें हमने ये स्टडी किया कि अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इंडेटेड है, जैसे बैंक से लोन लिया हुआ है, तो चूंकि बैंक का ये काम होता है उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है लोन देना, तो उसकी वजह से ऑडिटर इंडेटेड नहीं होगा। लेकिन अगर किसी और कंपनी से लोन लिया या इवन बैंक से अनयूजुअल एबनॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन लिया है तो वो उस सूरत में डिसक्वालिफाइड होगा। इंडेटेड में हमने 2 चीजें पढ़ी थी कि जिन केसेस में जिनको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं समझा जाता और इंडेटेडनेस क्रिएट हो जाती है। एक थी क्रेडिट कार्ड वाली बात और एक थी यूटिलिटी बिल वाली बात। क्रेडिट कार्ड जो बैंक से इश्यू करवाया जाता है, इसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर 1 मिलियन तक हो, से नीचे नीचे हो, तो फिर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस समझा जाता है। लेकिन अगर 1 मिलियन से एक्सीड कर जाए तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं समझा जाता और ऑडिटर डिसक्वालीफाई हो जाता है वो पर्सन। इसी तरह यूटिलिटी बिल अगर आउटस्टैंडिंग है 90 डेज तक तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस समझा जाता है। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग 90 डेज से ज्यादा हो जाए तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं समझा जाता और ऑडिटर या पर्सन डिसक्वालीफाइड हो जाता है। ये हमने स्टडी। और खास तौर पे एक चीज जो मैंने आपको बताई थी वो ये कि शेयर होल्डिंग वाली जो प्रोविजन है, ये इसमें वर्ड एसोसिएटेड आता है कि अगर आपका उस कंपनी में या उसकी एसोसिएटेड कंपनी में शेयर्स हैं तो आप कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। लेकिन जो बाकी की कंडीशंस हैं इनमें होल्डिंग सब्सिडरी आता है कि अगर आप एक कंपनी के लिए डिसक्वालीफाइड हैं तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिसक्वालीफाइड है। ये वाली बात आपको समझ आ गई थी कि अगर एक कंपनी के लिए डिसक्वालीफाइड तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिसक्वालीफाइड। ये कंसेप्ट जहन में रखना है। ये कंसेप्ट जहन में नहीं रखना कि एक कंपनी के लिए डिसक्वालीफाइड तो उसकी एसोसिएटेड कंपनीज के लिए भी डिसक्वालीफाइड। ना 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 ना, ये नहीं कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, एक कंपनी के लिए डिसक्वालीफाइड उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिसक्वालीफाइड। अच्छा, अब शेयर होल्डिंग हमने डिस्कस कर लिया, इंडेटेडनेस डिस्कस कर लिया। अब डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं, एम्प्लॉय की बात करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो लॉ वर्ड यूज करता है वो है एम्प्लॉय का। हमने अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का वर्ड ऐड किया हुआ है। ये लीगल वर्ड्स नहीं है, आपने एग्जाम में ये वर्ड यूज नहीं करने, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, फर्ज कीजिए कि एक कंपनी है
लिस्टेड क्लाइंट है जैसे बर्जर पेंट्स, लिस्टेड कंपनी, बड़ी कंपनी, इसमें बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं। अगर कोई एक पर्सन इसका एम्प्लॉय है, फर्ज कीजिए कि मिस्टर ए इसका एक एम्प्लॉय है, क्या इसका एम्प्लॉय इस कंपनी का ऑडिट कर सकता है? इसका जवाब है नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, लॉ ये कहता है कि करंट कैपेसिटी में भी नहीं कर सकता, इवन अगर एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे, छोड़ने के बाद भी 3 साल तक नहीं कर सकता। यानी अगर कोई भी पर्सन अपॉइंटमेंट के वक्त कंपनी का एम्प्लॉय है या अपॉइंटमेंट से पहले 3 साल के अंदर अंदर कंपनी का एम्प्लॉय रहा है, वो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अच्छा, आप थोड़ा मुझे सोच के बता सकते हैं कि लॉ ने ये पिछले 3 सालों को क्यों कवर किया? यानी अगर आज ये मिस्टर ए इस कंपनी की एम्प्लॉयमेंट को छोड़ देता है, उसके बावजूद भी इसे अपॉइंटमेंट के लिए 3 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। 3 साल के बाद ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। क्यों भला? क्योंकि फौरी तौर पे उसके कुछ ना कुछ फ्रेंडशिप वगैरह क्लाइंट में मौजूद होगी, कुछ गुड फीलिंग्स क्लाइंट के साथ अटैच होंगी। तो लॉ ये कहता है कि ये जो एम्प्लॉय, अगर किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, वो करंट कैपेसिटी में भी उसका ऑडिट नहीं कर सकता, और इवन एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे तो उसके बाद भी कितने साल तक? 3 साल तक उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। 3 साल के बाद कर सकता है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये है, इसके लिए लॉ वर्ड यूज करता है ए पर्सन हु इज एन ऑफिसर, डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। तो 3 अल्फाज यूज किए उसने, ऑफिसर, डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। लेकिन हमें पता है ऑफिसर भी एम्प्लॉय होते हैं और डायरेक्टर भी एम्प्लॉय होते हैं एक तरह से। तो कोई भी ऑफिसर, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी डायरेक्टर कंपनी का उसका ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एग्जेक्टिव हो, चाहे नॉन एग्जेक्टिव हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे नॉमिनी हो, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी ऑफिसर, कोई भी एम्प्लॉय कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। करंट कैपेसिटी में भी नहीं और एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद भी 3 साल तक नहीं। अच्छा, ये तो है एम्प्लॉय से रिलेटेड। अब आगे फर्दर एक और लॉ ने आगे सिचुएशन डिस्कस की है। क्या यह पॉसिबल है ये एम्प्लॉय पार्ट टाइम, इसकी अपनी फर्म हो, ठीक है, तो ये उसका ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? नहीं। अच्छा, फर्ज कीजिए कि ये पार्ट टाइम फर्म नहीं है, इसकी कोई बिजनेस करता है, कोई और बिजनेस करता है। उस बिजनेस में इसका कोई पार्टनर या एम्प्लॉय है, ये मिस्टर ए, इस मिस्टर ए के पार्ट टाइम बिजनेस में इसका एक पार्टनर है मिस्टर पी, या इसका एक एम्प्लॉय है मिस्टर ई। ठीक है, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। मिस्टर ई इसका ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। करंट कैपेसिटी में भी नहीं, 3 साल तक भी नहीं। क्या मिस्टर पी और मिस्टर ई, क्या ये लोग इस कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं? इन लोगों को लॉ कहता है इफ ए पर्सन is partner or employee of a director, officer or employee of company। इसको क्या नाम देता है? इसको if a person is director, officer or employee of company। इन दोनों को क्या नाम देता है? पार्टनर और एम्प्लॉई ऑफ डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ कंपनी। अब ये चूंकि थोड़ा लंबी लाइन हो जाती है तो कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए हम शॉर्ट वर्ड यूज कर लेते हैं जो लॉ नहीं यूज करता, लेकिन हम आसानी के लिए कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए यूज कर लेते हैं। इसको कहते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉई, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉई। इनडायरेक्ट एम्प्लॉई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आगे ये एम्प्लॉई से रिलेटेड है, तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉई ये भी इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। डायरेक्ट एम्प्लॉय भी ऑडिट नहीं कर सकता, इनडायरेक्ट भी। तो फिर लॉ ने दोनों को अलग क्यों डिस्कस किया? इसलिए कि डायरेक्ट एम्प्लॉय के लिए 3 साल की लिमिटेशन है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय के लिए 3 साल की लिमिटेशन नहीं। यानी अगर ये मिस्टर ए कंपनी को एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे तो ये
अभी भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता जब तक 3 साल ना गुजर जाए। लेकिन अगर मिस्टर पी या मिस्टर ई मिस्टर ए को छोड़ जाए तो ये वेरी नेक्स्ट डे ही ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं। यानी अगर डायरेक्ट एम्प्लॉय का लिंक टूट जाए उस पर 3 साल की कंडीशन फिर भी अप्लाई होगी। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय का लिंक टूट जाए वो उसके ऊपर वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय करंट कैपेसिटी में तो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन अगर पार्टनरशिप या एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे तो वेरी नेक्स्ट डे भी ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय के लिए 3 साल की कंडीशन नहीं है क्योंकि ये इतना क्लोज नहीं है कंपनी के डायरेक्ट एम्प्लॉय। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कंसेप्ट समझ आ गया। 3 साल वाली कंडीशन किसके लिए एप्लीकेबल है किसके लिए नहीं, हाँ ये बात लाजमी याद रखनी है। नेक्स्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऊपर वाली आपने समझ नहीं है, ये तो निकलती जाएगी आराम से। नेक्स्ट, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर। नेक्स्ट क्या, स्पाउस ऑफ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की, अच्छा आपको यह बताया था ना, एक डिस्क्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिस्क्वालिफाइड कर देता है, ये बताया था ना, एक डिस्क्वालिफाइड। अच्छा, तो अगर किसी पार्टनर की स्पाउस क्लाइंट में डायरेक्टर है तो लॉ कहता है वो पर्सन, वो पार्टनर ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, डिस्क्वालिफाइड है। क्यों? कॉमन सेंस की बात है भाई, इधर पार्टनर है उधर स्पाउस डायरेक्टर है, क्या ऑडिट होना है? हो सकता है? नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस के साथ ऑडिट नहीं हो सकता। तो अगर स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, भाईजान आपको ये भी बात बताई थी, स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछ लिया ओके कि ये जो भी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ये एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट भी अप्लाई होता है, ड्यूरिंग ऑडिट भी अप्लाई होता है। तो भाई का क्वेश्चन, उन्होंने कहा सर अगर शुरू में स्पाउस हो डिस्क्वालिफाइड और अगर ऑडिट के दौरान में स्पाउस बन जाए तो भी डिस्क्वालिफाइड। ये आई कैप ये केस स्टडी में उसने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अपॉइंटमेंट के बाद शादी हो गई पार्टनर की और डायरेक्टर की, क्लाइंट के डायरेक्टर की, बताइए इसका ऑडिट के ऊपर कोई फर्क पड़ा? हमने कहा पड़ा, ऑडिट तो गए हो, ऑडिट नहीं हो सकता, ऑडिट गए हो। हाँ, क्यों लॉ ने कह दिया है स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, तो ऑडिट नहीं हो, ऑडिटर नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, आप एज यूजुअल फोकस कर रहे होंगे स्पाउस के ऊपर और ये आईकैब को भी पता है, इसलिए वो क्या कहेगा, वो कहेगा बताओ ऑडिटर क्वालिफाइड है कि नहीं। पहली सेशन, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज जनरल मैनेजर, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज जनरल मैनेजर, तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन कॉमन सेंस कहती है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो अभी भी हो सकती है, इंडिपेंडेंस तो अभी भी इफेक्ट हो रही है, लेकिन लॉ ने ये खाना खाली छोड़ दिया। लॉ ने कहा सिर्फ वो डिस्क्वालिफाइड जो स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर। अगर स्पाउस ऑफ पार्टनर इज मैनेजर तो वो क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड है। लेकिन हमारे जहन में बार बार ये मसला आ रहा है कि इंडिपेंडेंस तो उस सूरत में भी इफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स ने कहा बेफिक्र हो, मैं मौजूद हूं ना, चैप्टर 6 में जो खाना खाली छूट जाएगा बेफिक्र चैप्टर 7 आके भर देगा उसको। यानी जो सिचुएशंस लॉ ने जगह छोड़ दी, लॉ में आपको पता है लूप होल रह जाते हैं, छोड़ दी, कोड ऑफ एथिक्स ने कहा बेफिक्र हो जाओ, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा जो आपके जहन में आ रही हैं लेकिन लॉ में डिस्कस नहीं हुई, वो सारी चीजें कहां डिस्कस करेंगी, होंगी कोड ऑफ। भाई कोड ऑफ एथिक्स दुनिया में आया तो किसी वजह से आया है ना। एक बड़ी वजह यही है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जो लॉ उनके बारे में साइलेंट होता है, लॉ उनके बारे में, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस कर रहा होता है उसको। एक बड़ी एग्जांपल चले, अभी हालांकि कोड ऑफ एथिक्स पढ़ नहीं रहे, शेयर कर देता हूं शायद याद रह जाए। एक बड़ा इशू है फीस के बारे में आप देखेंगे कहीं पे भी कोई बात नहीं हुई, फीस के बारे में लॉ साइलेंट है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स को डिस्कस करता है। आप खुद सोचें, अगर वो एक क्लासिक एग्जांपल देते हैं, किताबों में क्लासिक एग्जांपल लिखी हुई है कि फर्ज कीजिए पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, वो मर रहा है, उसका अगर 2-3 घंटे के अंदर ऑपरेशन ना वो मर जाएगा। उस पेशेंट को लेकर डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर ने कहा मैं तब तक सर्जरी नहीं कर दूंगा जब तक मेरी फीस एडवांस में जमा ना करवा दो। दुनिया का कोई कानून क्या डॉक्टर को एडवांस फीस लेने से मना करता है? नहीं, लॉ इसके बारे में साइलेंट है, यानी लॉ इजाजत देता है इसकी कि ठीक है एडवांस फीस मांगो। लेकिन अगर इस सिचुएशन में डॉक्टर ये काम करें तो क्या जनरल पब्लिक की नजर में उनका परसेप्शन अच्छा डेवलप होगा? वो कहेंगे डॉक्टर तो नहीं, उसका नाम बदल के डाकू रख देंगे, ये डॉक्टर तो नहीं, डॉक्टर का ये काम तो नहीं होता। तो इसीलिए इसका मतलब है जहां जो चीज लीगल में नहीं डिस्कस हुई वो फिर कहां में डिस्कस होती है? एथिक्स। तो उनका कोई कोड ऑफ एथिक्स होगा जिसमें उसने उनको बताते होंगे कि क्या करना है। उसी तरीके से हमारी ऑडिटर की फीस के बारे में भी लीगल रिक्वायरमेंट्स में कहीं कोई डिस्कशन नहीं है। तो जो चीज लॉ जिसके बारे में साइलेंट रहता है लेकिन वो हमारे प्रोफेशन को, हमारी इंडिपेंडेंस को इफेक्ट कर रही हो, हमारे प्रिंसिपल्स को इफेक्ट कर रही हो, वो उसको फिर कौन डिस्कस करता है? उसको फिर कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस करता है।
तो बेफिक्र रहे, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, लॉ ने सिर्फ इसको डिस्क्वालीफाई किया है। स्पाउस ऑफ पार्टनर अगर जनरल मैनेजर हो डिस्क्वालीफाई नहीं किया, लेकिन परेशान ना हो, इसको भी लॉ डिस्कस नहीं करता, लेकिन कौन डिस्कस करेगा? कोड ऑफ एथिक्स करेगा, कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस करेगा। आगे, तो स्पाउस ऑफ पार्टनर इज मैनेजर, तो क्वालिफाइड। अच्छा, अब सिस्टर ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, वो भी क्यों भला? क्योंकि 3 अल्फाज याद करें, स्पाउस, पार्टनर, डायरेक्टर। फिर उसने कहा कि स्पाउस ऑफ पार्टनर इज चीफ एग्जीक्यूटिव, क्वालिफाइड। खा गए मार। हालांकि कंपनी लॉ में एक जगह के क्लियरली लिखा हुआ है कि चीफ एग्जीक्यूटिव भी डायरेक्टर होता है। अगर ऑलरेडी डायरेक्टर ना हो तो चीफ एग्जीक्यूटिव भी डायरेक्टर, डीम टू बी डायरेक्टर। तो इसीलिए जहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव आ जाए समझ ले ये भी डायरेक्टर है। फोकस तीनों चीजों पे करना है, स्पाउस, पार्टनर, डायरेक्टर। ये तीनों चीजें मिल गई तो डिस्क्वालीफाइड, तीनों चीजें मिल गई तो डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। 6 हाँ, अगर अभी स्पाउस ना बने हो, हाँ अब देखें, अगर स्पाउस ना बने हो तो लॉ इस पे मना नहीं करता, इसका मतलब क्वालिफाइड है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है कि नहीं? बल्कि अब गड़बड़ का ज्यादा चांस है। तो गैस कीजिए, ये जो टू बी स्पाउस है, टू बी स्पाउस, उसको लॉ डिस्कस नहीं करता, कौन डिस्कस करता होगा? कोड, और कोड ऑफ एथिक्स ने डिस्कस किया इस इशू को भी, इस इशू को भी डिस्कस किया। आगे स्टडी करेंगे क्या किया है वो, जब कोड ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे फिर उसमें डिस्कस करेंगे ना, अभी थोड़ी डिस्कस करना है। अच्छा, आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन तो एक ही आएगा, लेकिन यहाँ कोड ऑफ एथिक्स आएगा या लॉ का आएगा, लेकिन पता नहीं कौन सा आएगा, तो हमें तो दोनों पढ़ने पड़ेंगे ना। हाँ, जवाब एक के मुताबिक ही देंगे। वो क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपने जवाब कंपनीज एक्ट के मुताबिक देना है या कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक देना है, क्वेश्चन में लिखा होगा। आगे चलते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या? कंपनी। एक कंपनी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती। पाकिस्तान में जो ऑडिटर प्रैक्टिस करते हैं ना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो या तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में करते हैं या पार्टनरशिप फॉर्म में, ज्यादातर पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करते हैं। कंपनी फॉर्म में ऑडिट प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। आप कंपनी बना के, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन कंपनी बना के जो मर्जी कर लें, ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड। इसकी वजह यह है कि जब आप कंपनी बना लेते हैं ना, तो आपकी लायबिलिटी हो जाती है लिमिटेड, जबकि लॉ ये चाहता है कि हम ऑडिटर की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो ऑडिटर, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रखें, ताकि अगर ये अपना काम सही तरीके से ना करें तो हम इनको सजा भी दिलवा सकें, हम इनको फांसी पे भी चढ़ा सकें। तो इसीलिए लायबिलिटीज को अनलिमिटेड रखने के लिए, और डैमेजेस भी क्लेम करवा सकें इनसे कि जितना भी नुकसान हुआ, तो लायबिलिटी को अनलिमिटेड रखने के लिए लॉ ने क्या कहा कि एक बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और लॉ चाहता है कि ऑडिटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अच्छा, मुझे जरा बताइए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी कॉर्पोरेट है या कंपनी, ये आपको कैसे पता चलेगा? उसके नाम में लफ्ज लिमिटेड से, उसके नाम में लफ्ज कंपनी से नहीं, लिमिटेड। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है AF फर्गूसन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनके नाम में वर्ड कंपनी आ रहा है, क्या ये कंपनी है? ये कंपनी नहीं है। क्यों कंपनी नहीं है? क्योंकि इनके नाम में वर्ड लिमिटेड नहीं आ रहा। भाई, इनके नाम में वर्ड लिमिटेड नहीं आ रहा, इस वजह से। बॉडी कॉर्पोरेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड गारंटी, अगर किसी पर्सन ने गारंटी दी हो, गारंटी दी हो, असल में गारंटी भी ना लोन की तरह ही लॉ कंसीडर करता है। ऊपर हमने स्टडी किया, अगर पर्सन इंडेटेड हो तो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अगर ऑडिटर इंडेटेड नहीं लेकिन उसने गारंटी प्रोवाइड किया, जैसे फर्ज कीजिए एक टेक्सटाइल कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है, उससे मैंने लोन लिया, क्या मैं उसका ऑडिटर अपॉइंट हो सकता हूं? नहीं हो सकता। अच्छा, अगली सिचुएशन, ये प्रवीण कहती है ये वाली, अगली सिचुएशन, मैंने उससे लोन नहीं लिया, लोन लिया इन भाईजान ने, टेक्सटाइल वाले इसको लोन नहीं दे रहे थे, मैंने टेक्सटाइल वालों से कहा कि आप इसको लोन दे दीजिए, मेरी गारंटी है अगर ये लोन पे नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। अब बताइए कि अब क्या मैं ऑडिटर अपॉइंट हो सकता हूं? लॉ कहता है नहीं, इसलिए कि हालांकि मैंने लोन नहीं लिया, लेकिन लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी वक्त ड्यूरिंग ऑडिट भी इवन अगर इस पर्सन ने डिफॉल्ट किया तो लायबिलिटी आप पे शिफ्ट हो जाएगी और आप इंडेटेड हो जाएंगे। तो बजाय ये कि आप अच्छा वाला ऑडिट कर रहे हो और बाद में दरमियान में आपको एकदम से पता चले कि आपने जिसकी गारंटी दी थी उसे डिफॉल्ट कर लिया और अब आपको डेट देना है और आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, इससे बेहतर है क्या कि आप ऑडिट शुरू ही ना करें। तो अगर किसी पर्सन ने लोन लिया है
खुद या खुद ने लोन किसी और ने लिया और उसने गारंटी दी है, दोनों सूरतों में डिस्क्वालीफाइड है, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। खुद लोन लिया है वो सेकंड वाली रिक्वायरमेंट्स में कवर होता है, और अगर गारंटी दी है 7 वाली रिक्वायरमेंट में। हाँ ये बिल्कुल, ये देखे गारंटी तो किसी भी केस में, गारंटी तो किसी भी केस में है। ये जो इंडेटडनेस है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। फिर इसके बाद बिजनेस रिलेशनशिप। बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या है? देखिए, एक होता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप, एक है बिजनेस रिलेशनशिप, दोनों में फर्क है। एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, क्लाइंट उससे ऑडिट करवा रहा है। ये जो ऑडिटर और क्लाइंट का रिलेशनशिप है ना, ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। बिजनेस रिलेशनशिप ये है कि इसके अलावा भी ऑडिटर और क्लाइंट मिलकर कोई काम कर रहे हो। जैसे फर्ज कीजिए ऑडिटर जो है वो कुछ चीजें पार्ट टाइम में कुछ चीजें जो है वो बेचता हो, रूटीन में बेच रहा है, या क्लाइंट कुछ चीजें बेच रहा है। ऑडिटर ने क्लाइंट से कुछ क्लाइंट एसी बना के बेचता है, मैन्युफैक्चर करके सेल करता है, ऑडिटर ने क्लाइंट से कुछ एसी बाय कर लिया। ये है बिजनेस रिलेशनशिप। बिजनेस रिलेशनशिप ऑडिटर भी पार्ट टाइम कुछ काम करता है और क्लाइंट ने उससे उसकी वो गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर ले। ये है अदर देन ऑडिट, ये है बिजनेस रिलेशनशिप। यानी ऑडिट के अलावा कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शंस हो क्लाइंट और ऑडिटर के दरमियान में, ये क्या होगा? ये बिजनेस रिलेशनशिप होगा। बिजनेस रिलेशनशिप होगा। बिजनेस रिलेशनशिप अगर तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के है तो फिर ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर ऑडिटर ने ऐसे खरीदे मार्केट रेट पे, बिजनेस रिलेशनशिप है, क्लाइंट से अपने क्लाइंट से ऐसे खरीदे मार्केट रेट पे, बिजनेस रिलेशनशिप है, क्या ऑडिटर डिस्क्वालीफाइड होगा? क्यों डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा? क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। जिस तरह लोन लिया वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे हो तो इजाजत है, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है फिर ये ऑडिटर डिस्क्वालीफाइड होगा। उसी तरह से अगर बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप हुआ, ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान में सेल एंड परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज हुई, तो अगर तो वो मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन से हट के गया है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के है, तो ऑडिटर क्या होगा? डिस्क्वालीफाइड। एक केस स्टडी में उसने कहा एक कंपनी ऑडिटर से ऑडिट करवा रही है, उस कंपनी के पूरे शहर में मुख्तलिफ प्लाजा हैं, और उन्होंने ऑडिटर को ऑफर किया है कि सर आप हमारे एक प्लाजा में अपना ऑफिस क्यों नहीं बना लेते? ऑडिटर ने कहा सजेशन तो अच्छी है, और उसने उनके एक प्लाजा में ऑफिस बना लिया। बताइए बिजनेस रिलेशनशिप है? क्या ऑडिटर क्वालिफाइड के डिस्क्वालीफाइड? ये क्या उस कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है? उसने कहा था हमारे बहुत से प्लाजा है, बाकी सारी दुनिया को रेंट पे देते हैं, ऑडिटर को भी रेंट पे दिया, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है क्या? या तो ये होता ना उसके पास कोई प्लाजा और वो खुसूसी तौर पे ऑडिटर के लिए एक अपार्टमेंट बुक करवाते, तो हम कहते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, ऑडिटर डिस्क्वालीफाइड है। अब चूंकि इसमें उसने क्वेश्चन में नेचर ऑफ बिजनेस बता दिया क्लाइंट का, और ये यही है नेचर ऑफ बिजनेस, तो अब हम कहेंगे चूंकि क्लाइंट की ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, हाँ इसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी देख लेंगे। अगर टर्म्स एंड कंडीशन भी मार्केट की हैं तो फिर ये ऑर्डिनरी नॉर्मल बिजनेस रिलेशनशिप है, डिस्क्वालिफिकेशन अराइज नहीं होती। तो क्लियर हुआ? ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली बात याद रखिएगा, इंडेटेड में भी और इसके साथ साथ बिजनेस रिलेशनशिप में भी। और बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब ध्यान में रखिएगा, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट। और ये दोनों एक दूसरे को, किसी केस स्टडी में ऑडिटर क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहा होगा, किसी केस स्टडी में क्लाइंट ऑडिटर को प्रोवाइड कर रहा होगा। बिजनेस रिलेशनशिप दोनों में बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो कहे ऑडिटर क्लाइंट को ऑडिट के साथ साथ टैक्स सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, ये बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। बिजनेस रिलेशनशिप ऑर्डिनरी ये रूटीन के अलावा जो गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, कन्विक्ट ऑफ फ्रॉड। अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड है, उसको पिछले 10 साल में फ्रॉड के जुर्म में सजा सुना दी गई है, कन्विक्टेड है, सजा सुना दी गई है, तो वो क्या है? डिस्क्वालीफाइड। डिस्क्वालीफाइड। लेकिन किस जुर्म में? फ्रॉड के जुर्म में। और फिर अदर का मतलब यह है कि कोड ऑफ एथिक्स में भी अगर किसी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन राइज होती है तो वो लीगली भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ये चूंकि कोड ऑफ एथिक्स की तरफ इशारा है, तो अदर वाली बात हम कोड ऑफ एथिक्स में स्टडी करेंगे। ये लिस्ट क्लियर हो गई? चलिए अब ऐसा कीजिए कि आपके 3 मिनट हैं आपके पास, एक दफा इस लिस्ट को रीड कर लीजिए, खास तौर पे इसके एंड में जो एग्जाम टिप्स हैं उनको पढ़ लें। मेरा ख्याल है मैंने एग्जाम टिप्स कवर करवा दी हैं, लेकिन मैं भी कोई भूल गया हूं, तो आप एक दफा रीड कर लें। अगर कोई एग्जाम टिप ऐसी है जो मैं डिस्कस नहीं कर सका तो मुझे बता दीजिएगा, उसको डिस्कस कर लूंगा। तब तक मैं आपके पास्ट पेपर के क्वेश्चन सेटअप कर लूं, फिर उनको डिस्कस करते हैं, क्योंकि पास्ट पेपर्स की केस स्टडीज को करेंगे तो ही हमें पता चलेगा एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन हमारी हुई है कि नहीं। क्लियर? ये पॉज कीजिएगा।
जी अब हम चलते हैं इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ। इसमें से कुछ क्वेश्चन की डिस्कशन हम क्लास में करेंगे और जो बाकी के क्वेश्चन है एज यूजुअल वो आपको अलग से यूट्यूब का लिंक मैं आप शेयर कर दूंगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका जो एसोसिएटेड और होल्डिंग सब्सिडरी वाला कंसेप्ट है, ये इसको टेस्ट करेगा कि क्या आपको ये पता है कि किस प्रोविजन के साथ एसोसिएटेड का वर्ड है और किसके साथ होल्डिंग सब्सिडरी का वर्ड है। करेक्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। Dawood and Company Chartered Accountants has received an offer for appointment as auditor of Jamal Limited. Wife of Dawood is a shareholder and director in Royal Limited. ठीक है, रॉयल लिमिटेड दो कंपनीज आ गई ना, कौन कौन सी है? एक जमाल लिमिटेड, एक रॉयल लिमिटेड। कह रहा है इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 स्टेट वेदर एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डीसी कुड एक्सेप्ट द ऑडिट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। बताइए क्या डीसी ऑडिट को एक्सेप्ट कर सकता है, किन सिचुएशन में एक्सेप्ट कर सकता है? यानी हमने उसे वो कंडीशन या सिचुएशन बतानी है जिनमें वो एक्सेप्ट से कर सकता है। पहला है जेएल होल्ड्स 51% शेयर होल्डिंग इन आरएल। दूसरा केस है जेएल इज एन एसोसिएटेड कंपनी ऑफ आरएल। तीसरा केस है वन ऑफ द डायरेक्टर इन जेएल आल्सो होल्ड 10% शेयर होल्डिंग इन आरएल। ये तीनों इंडिपेंडेंट सिचुएशन है। अच्छा, सबसे पहली चीज, जब कभी क्वेश्चन में दो कंपनीज आ जाएं, क्वेश्चन कम्प्लेक्स हो जाता है, हमने उसको सिंप्लीफाई करना का मतलब मुझे वो क्वेश्चन कम्प्लेक्स लगता है और दो कंपनीज वाला क्वेश्चन मैं ज़बानी कलामी सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे छोटी सी डायग्राम बनानी पड़ेगी। आप भी अपनी प्रैक्टिस बना लें, हैबिट बना लें, जब कभी क्वेश्चन में दो कंपनीज इन्वॉल्व होंगी आपने उसे ज़बानी कलामी सॉल्व नहीं करना। समटाइम्स आप सही कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, समटाइम्स गलत कंक्लूजन पे। इसीलिए टू बी ऑन सेफ साइड, जब कभी क्वेश्चन में दो कंपनीज इन्वॉल्व हो, लीगल रिक्वायरमेंट्स का क्वेश्चन है, दो कंपनीज इन्वॉल्व है, आपने क्या करना है? डायग्राम बना लेनी है। अब डायग्राम किस तरह की? लेफ्ट साइड पे एक बॉक्स आएगा, एक राइट साइड पे बॉक्स आएगा और एक उसके नीचे बॉक्स आएगा। पोजीशनिंग समझ ले कौन सी पार्टी किधर है। इधर है ऑडिटर, यानी वो पर्सन जो ऑडिटर पॉइंट होने जा रहा है। इधर है क्लाइंट, क्लाइंट का जिसका ऑडिटर पॉइंट होने के लिए जा रहे हैं। क्लाइंट कौन है? जेएल, जमाल लिमिटेड, इसको हम कर लेते हैं जेएल। और ये है दूसरी कंपनी जो क्वेश्चन में आने की वजह से हमें डायग्राम बनाना पड़ी। ये क्या है? आरएल। अब हमने ये देखना है, जब कभी मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी क्वेश्चन में दो कंपनीज हों हमने देखना। अब ये बेसिकली ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए जा रहा है, इसका हमने ये बताना है कि ये जेएल का ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है कि नहीं। ये लेकिन पहला एक तो असूल आपको ये बताया, जब कभी क्वेश्चन में दो कंपनीज होंगी डायग्राम, और दूसरा आपने इन दोनों का रिलेशनशिप देखना है। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, अब आपने ये डिसाइड करना है। ये डिसाइड कर लेते हैं। जेएल होल्ड्स 51% शेयर होल्डिंग इन आरएल। जेएल होल्ड्स 51% शेयर होल्डिंग इन आरएल। इसका मतलब है ये दोनों होल्डिंग सब्सिडरी भी हैं, शाबा, और एसोसिएटेड भी हैं। एसोसिएटेड भी हैं कि नहीं? क्लियर? 51%। अगर ये शेयर होल्डिंग 21% होती ना, फॉर एग्जांपल, एसोसिएटेड होती, होल्डिंग सब्सिडरी ना होती। लेकिन यहां पे नोट कीजिए होल्डिंग सब्सिडरी भी है, एसोसिएटेड भी है। अच्छा, अब दूसरा, इस कहानी में एक कैरेक्टर भी हो रहा है, वो क्या? हाँ, स्पाउस, शाबाश, स्पाउस। तो स्पाउस किधर उसका है एम्प्लॉयमेंट वगैरह इंटरेस्ट? आरएल के साथ। तो ये अब आपने एरो बनाना है एक ये, और इस पे लिखना है क्या? स्पाउस इज शेयर होल्डर, और दूसरा स्पाउस इज, दो इश्यूज हैं, एक है स्पाउस इज शेयर होल्डर, एक है स्पाउस इज डायरेक्टर। आपने दोनों को अलग-अलग डिस्कस करना है। जिस अगर क्वेश्चन में शेयर होल्डिंग हो सन की, लेकिन ना बताया हो सन माइनर है कि मेजर है, हम क्या पहले हेडिंग देते हैं, इफ सन इज मेजर हम कहते हैं नो इशू, फिर इफ सन इज माइनर यस इशू, कंडीशन डिस्क्लोज करो, डिस्पोज करो। उसी तरीके से अगर स्पाउस के पास शेयर्स भी हैं, स्पाउस डायरेक्टर भी है, तो इस क्वेश्चन में दो इश्यूज आ गए। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर एक इशू में अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो प्रैक्टिकली तो ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता, दूसरे को डिस्कस करने की क्या जरूरत है? दूसरे को डिस्कस करने की क्या जरूरत है? तो भाई एग्जाम, हाँ, मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर,
एग्जामिनर कहता है मैंने जो इश्यूज आपको क्वेश्चन में बताए ना, आपने हर इशू को कमेंट करना है। जो इश्यूज बताए, तो उसने 2 इश्यूज बताए हैं, एक स्पाउस इज शेयर होल्डर, दूसरा स्पाउस इज डायरेक्टर, दोनों बताने हैं। पहले हेडिंग दे स्पाउस इज शेयर होल्डर, उसको डिस्कस करें, फिर स्पाउस इज डायरेक्टर, उसको डिस्कस करें। ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, पहले स्पाउस इज डायरेक्टर डिस्कस कर लें, फिर स्पाउस इज शेयर होल्डर डिस्कस कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क जिस चीज से पड़ता है वो क्या है कि आपने दोनों इश्यू डिस्कस करने हैं। ये ना एक को डिस्कस करें और दूसरे को सर वो तो डिस्क्वालीफाइड था, दूसरे से फर्क ही कोई नहीं पड़ता था। भाई डिस्कस तो फिर भी करना है ना। आई का आपने पॉइंट डिस्कस अगर नहीं करना तो आई का सिर्फ डायरेक्टर का टेस्ट ना कर लेता, शेयर होल्डर किस लिए उसने कहा। अच्छा अब बताइए, पहला है इफ स्पाउस इज शेयर होल्डर। मेरा ये ख्याल है कि कोई मसला नहीं है, अपॉइंटमेंट हो सकती है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मसला आरएल में है, अपॉइंटमेंट तो जेल में हो रही है, चूंकि एसोसिएटेड है तो शेयर होल्डिंग। बताइए क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है? हो सकती है, हो सकती। अच्छा बोलो क्या क्या लिखेंगे? लिखे डीसी कैन बी अपॉइंटेड as statutory auditor of JL। बोले DC can be appointed as statutory auditor of JL if shareholding by spouse in RL is disclosed at time of appointment and shareholding is disposed within 90 days of appointment। ठीक है, if shareholding by spouse in RL is disclosed at time of appointment and disposed within 90 days। ये इशू सॉल्व हो गया। अगला इशू स्पाउस इज डायरेक्टर। तो मेरा ये ख्याल अपॉइंटमेंट हो सकती है क्योंकि स्पाउस आरएल में डायरेक्टर है, अपॉइंटमेंट तो जेएल के लिए हो रही है। हाँ तो अब सुने, स्पाउस आरएल में डायरेक्टर, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर। दाऊद पार्टनर है, दाऊद के नाम से फॉर्म है तो दाऊद ही पार्टनर होगा। दाऊद पार्टनर है, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर। डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, तीनों चीजें स्पाउस, पार्टनर, डायरेक्टर। तो आरएल के लिए डिस्क्वालिफाइड, और जो आरएल के लिए डिस्क्वालिफाइड होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। ने लिखा हुआ होल्डिंग सब्सिडरी एंड होल्डिंग अदर सब्सिडरी, उसके लिए भी डिस्क्वालिफाइड। होल्डिंग सब्सिडरी के लिए डिस्क्वालिफाइड मींस होल्डिंग के लिए, सब्सिडरी के लिए, होल्डिंग की अदर सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। आपने लाइन नहीं पढ़ी, हैरान क्यों हो रहे हैं? नीचे लाइन नहीं पढ़ी, उसमें होल्डिंग भी है, सब्सिडरी भी है, होल्डिंग की अदर सब्सिडरी भी है। ये इस तरह के अल्फाज ना पेपर के बाद याद आते हैं कि ये भी लिखे हुए थे, ये तो कभी पढ़े ही नहीं है। पेपर में केस स्टडी जब आ जाती है ना, वो कहते हैं ये तो पढ़ा ही नहीं सर ने, फिर वापस आके देखो ये भी लिखा हुआ था, ये तो पढ़ा ही नहीं। अब पढ़ लिया, ये पहले पढ़ लेना था। एक एक लफ्ज आपको पढ़ना चाहिए जो किताब में मौजूद है। नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे, इसी टाइम में पढ़ लें भाई। अच्छा भाई पढ़ेंगे, ठीक है ठीक है। तो भाई ये क्लियर हो गया, ये समझ आ गया आपको कि एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। और एसोसिएटेड का फर्क कहां पे है, होल्डिंग सब्सिडी का फर्क कहां, ये भी पता चल गया। चलिए जी दोनों कंडीशन एट द सेम टाइम फुल होनी चाहिए। आपने तो पहले शेयर होल्डिंग डिस्कस की है, अगर वो शेयर होल्डिंग बेच भी दे वो डायरेक्टर तो फिर भी होगी, और वो शेयर होल्डिंग बेच भी दे तो डायरेक्टर तो फिर भी है, डिस्क्वालिफाइड तो फिर भी है, तो फिर भी है। लेकिन अलग-अलग डिस्कस करना है ना, हर इशू को याद रखिए, एग्जाम में अलग डिस्कस होना होता है, हर इशू एग्जाम में अलग डिस्कस होना है। जी मेरा सर सवाल है कि अगर हमारे वाइफ के आरएल के अंदर वाइफ के आरएल के अंदर शेयर्स है तो आरएल और जीएल का तो होल्डिंग और सब्सिडी का भी रिलेशन है। तो अगर हम आरएल के लिए क्वालिफाई है तो शेयर होल्डिंग के केस में हमें जीएल के लिए भी नहीं डिस्क्वालिफाई हो जाना चाहिए। देखें ठीक है, इनका क्वेश्चन ये है कि अगर आरएल में स्पाउस के शेयर्स हैं तो वो आरएल के लिए डिस्क्वालिफाइड तो जेएल के लिए भी तो डिस्क्वालिफाइड। मैं पहली करेक्शन ये करना चाहता हूं कि अगर किसी कंपनी में शेयर्स हों तो हम ये नहीं कहा करते कि ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड, बल्कि हम ये कहा करते हैं कि ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड if it discloses shareholding at time of appointment, discloses within 90 days of appointment। और इस केस में भी हमने यही कहा है। इवन अगर शेयर जेल में भी होते हैं ना स्पाउस के, तो फिर भी हम ये कहते हैं कि अपॉइंटमेंट अभी भी हो सकती है। इफ एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करें तो विद इन 90 डेज को डिस्पोज करें। अच्छा नेक्स्ट कह रहे हैं जेएल इज एन एसोसिएटेड कंपनी ऑफ आरएल। फर्क क्या पड़ा? ये होल्डिंग सब्सिडी, लेकिन स्पाउस अभी भी शेयर होल्डर भी है, डायरेक्टर भी है। आप बताइए डायरेक्टर की वजह से फर्क आएगा? नहीं। क्यों भला? अगर एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड है तो उसकी होल्डिंग सब्सिडी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड है। जेएल ना होल्डिंग है ना सब्सिडी है, ये तो एसोसिएटेड है। डायरेक्टरशिप की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर होल्डिंग में फर्क पड़ेगा। हाँ तो फर्क पड़ेगा ना, क्या लिखेंगे?
क्या लिखेंगे? DC can be appointed as statutory auditor of JL if shareholding by spouse in RL is disclosed at time of appointment within 90 days of appointment. Clear? कहानी को आगे लेके चलते हैं. One of the directors in JL also holds 10% shareholding in RL. वो कह रहा है JL का एक डायरेक्टर है, उसकी RL में 10% शेयर होल्डिंग है. तो आपको क्यों नहीं मसला? बताया नहीं था एक कंपनी में डायरेक्टर हो दूसरी में भी डायरेक्टर हो तो एसोसिएटेड हो जाती हैं. बताया शेयर होल्डर है. तो ये भी नहीं बताया था कि एक कंपनी में डायरेक्टर हो दूसरी में 20% या से ज्यादा का शेयर तो एसोसिएटेड हो. अच्छा सॉरी यहाँ पे 10%. हाँ ठीक है. तो इसका मतलब है इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है. इधर तबाही भी फिर जाए, इधर क़यामत भी आ जाए, इधर सुनामी आ जाए, जल्जला तबाह बर्बाद हो जाए, सब कुछ, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड पर्सन, डीसी कैन बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ जेएल. कुछ भी नहीं करने की जरूरत. क्यों भला? क्योंकि दोनों में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है. तो ये आपने देखा कि कैसे रिलेशनशिप हमारे केस को बदल रहा है. इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब कभी दो कंपनीज आए तो इसकी डायग्राम बनाएं और रिलेशनशिप डिसाइड करें क्या है, उसके बाद सॉल्व करें. तो फिर इसको आप ज़बानी कलामी घर जाके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. कभी भी कंप्लीट एनालिसिस नहीं कर सकेंगे आप, कभी भी नहीं कर सकेंगे. क्लियर? ये 12 अब कि बी में अगर एसोसिएटेड कंपनी हो तो स्पाउस के डायरेक्टर होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन उस कंपनी के लिए है या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए. एसोसिएटेड कंपनीज के लिए डायरेक्टरशिप की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है. नेक्स्ट, Harris and Company Chartered Accountants was appointed as the auditor of Cactus Private Limited CPL for the year ending 31st December 2021. तो मेरा तो ख्याल है क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया. जब अपॉइंटमेंट हुई उस वक्त ऑडिटर इंडिपेंडेंट था, क्राइटेरिया मीट कर रहा था, तो बस अब कुछ नहीं करना. अच्छा, क्राइटेरिया एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट में मीट करना है और ड्यूरिंग एंगेजमेंट, ड्यूरिंग ऑडिट में मीट करना है. यस, सही कंसेप्ट. आगे चलते हैं, फिर कहानी को बढ़ाते हैं. हारिस द ओनली ऑडिट पार्टनर ऑफ हारिस एंड कंपनी. अच्छा, यहाँ अजीब सी बात है, अगर एक ही सोल प्रोप्राइटर ओनर है तो फिर उसका वर्ड पार्टनर नहीं लिखना चाहिए था. पार्टनर का मतलब तो होता है कि दो लोग मिलकर बिजनेस. लेकिन हमारे प्रोफेशन में याद रखे, जो किसी भी फर्म जो प्रैक्टिस कर रहा होता है ना, वो चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फर्म. और उसका जो ओनर होता है वो अगर अकेला भी हो ना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पार्टनर. प्रैक्टिस है. तो ओनली ऑडिट पार्ट, एक ही सोल प्रोप्राइटर, एक ही ओनर है, एक ही बंदा है जो ऊपर ओन कर रहा है फर्म को. अच्छा, इससे मुराद ये नहीं है कि उसमें और कोई दूसरा बंदा होगा ही नहीं. उस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर, पार्टनर एक ही है, बाकी मैनेजर होंगे और ट्रेनिंग स्टूडेंट्स वगैरह होंगे. हारिस द ओनली ऑडिट पार्टनर ऑफ हारिस एंड कंपनी पास ऑन 5 सितंबर 2021. 5 सितंबर 2021 को उसका सीफैब का रिजल्ट आया और वो पास हो गया. इसका ये मतलब नहीं. अच्छा, एमएसए का रिजल्ट है पास. अच्छा, पास का मतलब दुनिया छोड़ के चला गया. ठीक है, पास ऑन 5 सितंबर 2021. नो अदर राइटर हैज येट बीन अपॉइंटेड बाय सीपीएल. बताइए, कैजुअल वैकेंसी राइज हुए? कैरे स्टेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी दैट 2017 फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इन द अबव सिचुएशन. ये हमारा कैजुअल वैकेंसी में से उसने क्वेश्चन पूछा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ अकरेंस ऑफ कैजुअल. इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डू नॉट अपॉइंट, कमीशन शैल अपॉइंट. अच्छा, जो कैजुअल वैकेंसी में डायरेक्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, इसका टेन्योर क्या होगा? रिमाइंडर पीरियड. अच्छा, रिमाइंडर के साथ स्पेसिफाई कर दे. रिमाइंडर से क्या मुराद है? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम. टिल द. तो अब ये क्वेश्चन, अच्छा मुझे पढ़ के बताइए, क्या आपको पता चल गया ये कैजुअल वैकेंसी का क्वेश्चन है? अच्छा, क्वेश्चन में कैसे पता चला ये कोड ऑफ एथिक्स है कि कंपनीज एक्ट का लिखा हुआ है? ऊपर वाले क्वेश्चन में कैसे पता चला था? तो देखा, मैं सही कह रहा था ना कि क्वेश्चन में लिखा होगा आपको कंपनीज एक्ट के मुताबिक आंसर करना है कि कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक करना है. अगर कहीं पे नहीं भी लिखा हुआ तो परेशान नहीं होना, उसका भी कुलिया आपको बता देंगे. फर्ज करे आई कैप तो कुछ भी कर सकता है ना. हाँ, तो फिर उसका क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे. रिवर्स गियर ना लगाया करें यार. हाँ, अच्छा, हाँ, यहाँ पे एसोसिएटेड कंपनी जहां पे लिखे ना, मैं समझ गया क्यों. जहां पे एसोसिएटेड कंपनी लिखे ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो शेयर की वजह से एसोसिएटेड हुई है, वो होल्डिंग सब्सिडी नहीं है. ठीक है, होल्डिंग सब्सिडी होती है तो देखें, जहां पे होल्डिंग सब्सिडी बना रहा होता है ना, वहां पे क्लियरली बता रहा होता है. ठीक है, तो उनका क्वेश्चन ये है कि सर एसोसिएटेड में होल्डिंग सब्सिडी भी तो आ सकती है.
नहीं मैं समझ गया, वो उसको इसी तरीके एसोसिएटेड जब कभी है आपने क्या अज्यूम करना है, शेयर होल्डिंग की वजह से। क्वेश्चन 2, वेल्दी बैंक लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू अपॉइंट रिक्वायर्ड सॉरी इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, अंडरलाइन करें इसको, बता रहा है कि नहीं बता रहा कि सवाल का किसके मुताबिक करना है, कंपनीज एक्ट के कोड ऑफ एथिक्स, मैं सही कर रहा है। हाँ, डिस्कस वेदर एनी ऑफ द अबव फर्म्स कैन बी अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WBL। WBL के पास ये 3 फर्म आई है, हर फर्म कह रही है मुझे अपॉइंट करो मुझे करो मुझे करो। अब हमने बताना है कि WBL किस फर्म को अपॉइंट कर सकता है। इज कंसीडरिंग टू अपॉइंट एक्सटर्नल बैंक है, कैसे पता चला, ओ नाम में लिखा हुआ है वेल्दी बैंक लिमिटेड, ठीक है, अच्छा किया तवज्जो दिला दी। इज कंसीडरिंग टू अपॉइंट एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द ईयर एंडिंग June 2020। WBL has shortlisted the following 3 audit firms for appointment as external auditor and has presented certain matters related to each of them for your consideration. पहला, Rao Arif and Company Chartered Accountants. The firm has recently admitted a new partner who worked as CFO till June 2017 of Noor Engineering Limited, a subsidiary of WBL. एक मिनट है, 2 कंपनीज आ गई हैं, मैं तो भाई अब WBL है, WBL और नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड, नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड। इशू क्या है, पार्टनर इज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हो गया, पार्टनर इज एम्प्लॉय, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। तो अब तो मेरा ये ख्याल है अपॉइंटमेंट हो सकती है, क्योंकि अब तो वो एम्प्लॉय नहीं है ना। अच्छा, 3 साल के बाद तक भी अपॉइंट नहीं हो सकता, 3 साल, यानी इसका मतलब नहीं, इसके 2 तरीके, एक तरीका तो यह है कि जिस दिन आपने एम्प्लॉयमेंट छोड़ी है ना उससे आगे देखे 3 साल कि उसमें 3 साल के अंदर पॉइंट। एक तरीका बेहतर यह है कि जिस दिन अपॉइंटमेंट हो रही है ना उससे पीछे देखे 3 साल में एम्प्लॉय है कि नहीं। तो मुझे यह तरीका थोड़ा आसान लगता है, एक ही बात कि जिस दिन अपॉइंटमेंट हो रही है, यानी अपॉइंटमेंट AGM में होती है, जिस दिन अपॉइंटमेंट हो रही है उस दिन से पिछले 3 साल में अगर ये एम्प्लॉय है तो ये NEL के लिए डिस्क्वालिफाइड, और NEL के लिए डिस्क्वालिफाइड तो इसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड, और ये होल्डिंग सब्सिडरी है। तो कहानी सारी इस चीज में खड़ी है कि क्या ये फर्म NEL के लिए क्वालिफाइड है कि डिस्क्वालिफाइड, और ये डिपेंड करता है 3 साल के ऊपर। अपॉइंटमेंट हो रही है फॉर द ईयर एंडेड जून 2020, जून 2020। अच्छा, इसमें ना उसने AGM की डेट मेंशन नहीं की, उसे करनी चाहिए थी। लेकिन आप मुझे बताइए कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जिस साल का ऑडिट करना है उसने, उस साल को खत्म होने के बाद अपॉइंटमेंट होती है कि पहले? पहले, और 7, 8, 9 महीने पहले हो जाती है। अगर ये हाँ, ये पढ़ा किसी ने कि ये एंड के बाद 4 महीने के अंदर AGM होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंसीडर कर रहे होंगे कोई जुलाई, अगस्त, सितंबर 2019 में, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2019 के करीब। चलें फर्ज कीजिए हम 30 सितंबर की डेट भी ले लें अगर, कि 30 सितंबर को अपॉइंटमेंट हो रही है, तो हमने देखना है 30 सितंबर 2019 से पहले 3 साल में ये एम्प्लॉय है। 30 सितंबर 2018, 30 सितंबर 2017, 30 सितंबर 2016, तो ये कब तक है? जून 2017। इसका मतलब है ये 3 साल के अंदर आ रहा है। भाई ये कैलकुलेशन समझ आ रही है आपको? इसमें उसने AGM की डेट क्लियरली मेंशन नहीं की, लेकिन हमें कंपनी लॉ के नॉलेज से पता है कि AGM कब होती है, ये एंड होने के बाद 4 महीने के अंदर अंदर। ये कौन सा महीना चल रहा है पता नहीं, ये कौन सी सदी चल रही है ये पता है? अच्छा, ये महीना चल रहा है जून 2022। तो मुझे बताइए, जिस कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर 2022 है, उसके ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो चुकी है कि अभी होनी है? हो चुकी है। जिस कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर 2022 है, उसके ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कब हुई होगी? ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ये अप्रैल में, ठीक है। तो राव आरिफ एंड कंपनी अपॉइंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक पार्टनर पिछले 3 साल में कंपनी का एम्प्लॉय रहा है। तो एक पार्टनर डिस्क्वालिफाइड मतलब सारी फर्म डिस्क्वालिफाइड। तो फर्म अगर एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड है तो उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। तो WBL के लिए अपॉइंटमेंट क्लियर। आगे चले। हातिम तुगलक एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
One of the partners in the firm has obtained a loan from WBL of rupees 5 million. ये तो indebted हो गया, ये तो गया। Oh, बैंक है, हाँ, सही, ठीक। The firm has informed that the partner would not be able to repay the loan till 2021. उसे कोई बात नहीं, ना repay करे, कोई प्रॉब्लम। लोन में डेज नहीं देखने, तो अपॉइंटमेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि लोन देना WBL का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। हाँ, हम एहतियातन टर्म्स एंड कंडीशन वाली बात भी लिख सकते हैं कि प्रोवाइडेड टर्म्स एंड कंडीशन आर आल्सो ऑन आर्म लेंथ बेसिस, ऑन मार्केट बेसिस। तो हातिम तुगलक की अपॉइंटमेंट हो सकती है ना, हालांकि बैंक से लोन लिया है लेकिन इंडेटेड नहीं है। क्यों इंडेटेड नहीं है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ। और अगर कहता लोन लिया है लेकिन 2.5 मिलियन का है, लोन लिया 2.5 मिलियन का, 1 मिलियन से ज्यादा है, तो उस सूरत में डिस्क्वालीफाइड हो जाता। 1 मिलियन वाली कंडीशन क्रेडिट कार्ड के लिए है। अगर लिखा होता ना क्रेडिट कार्ड है और उस पे 2.5 मिलियन आउटस्टैंडिंग है, फिर डिस्क्वालीफाइड होता। लोन है तो 25 मिलियन का लोन क्यों ना हो? 1 बिलियन नहीं, 1 बिलियन का तो मुझे भी लग रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं लग रहा। 1 बिलियन हर पार्टनरशिप हमको तो नहीं देते होंगे। हाँ, अमाउंट की क्रेडिट कार्ड के लिए, बाकी लोन के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो हातिम तुगलक हो सकता है। राशिद करीम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। राशिद, वन ऑफ द पार्टनर फर्म हैज सेवरल कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन लाहौर। राशिद के पास बहुत सी प्रॉपर्टीज है, राशिद पार्टनर है, बहुत सी प्रॉपर्टीज है। ही हैज रेंटेड आउट 5 प्रॉपर्टीज टू WBL फॉर इट्स ब्रांच ऑपरेशंस। ये भाईजान आप कह रहे थे बिजनेस रिलेशनशिप की एग्जांपल, कौन पूछ रहा था? ये बिजनेस रिलेशनशिप की एग्जांपल आ गई। जब एक पार्टनर के पास लाहौर में बहुत सी प्रॉपर्टीज हों और वो उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज क्लाइंट को रेंट में दे दे, ये बिजनेस रिलेशनशिप है। अब बताइए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? अच्छा, कितनों का ख्याल है नहीं है? क्यों नहीं? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, बल्कि वो तो कंफर्म है। कंपनी तो रेंट पे लेती रहती है चीजें। क्या कंपनी रेंट पे ऑफिस वगैरह नहीं लेती क्या? तो अपने लिए ले रही है। आपने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा। राशिद ने अपनी बहुत सी प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टीज WBL को दी हैं, तो उनके ब्रांच ऑपरेशन, अपनी प्रॉपर्टी राशिद ने दी है बहुत सी प्रॉपर्टीज में से। नहीं, मैं नहीं समझा पा रहा असल में, मैं बताता हूं। राशिद एक बहुत अमीर और कबीर इंसान है। उसकी पूरे लाहौर में बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, उसका एक क्लाइंट है गरीब सा, छोटा सा छोटा सा बैंक ने कहा हमने बाकी बाहर से भी तो रेंट पे जगह लेते रहते हैं ऑफिस बनाने के लिए, अपनी ब्रांच बनाने के लिए। आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, आप हमें रेंट पे दे दें। राशिद ने कहा ये लो, मेरी 150 प्रॉपर्टीज में से 5 प्रॉपर्टीज तुम्हें दी रेंट पे दी है। अब लग रहा है अच्छा, तो पहले मैंने यही नहीं कहा था? पहले भी यही कहा मुझे। अच्छा पहले चलें, ठीक है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, पार्टनर का भी ऑर्डिनरी कोर्स, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए उसका भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, कंपनी का भी। तो अपॉइंटमेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप एक एडिशनल एहतियातन ये लाइन लिख दें कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी ऑर्डिनरी है, यानी मार्केट रेट पे रेंट पे दिया गया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ना 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 ना, सोच है आपकी। अच्छा ये देखिए, ये क्या कह रहा है? ओह, कमेंट ऑन द अबव सिचुएशन इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट आ गया ना, अंडरलाइन करें। अच्छा, जो कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन होगा उसकी रिक्वायरमेंट में क्या लिखा होगा? कोड ऑफ एथिक्स। इन्हें कहा शाबाश, पहुंच गया ना, अभी पढ़ा भी नहीं सवाल को, पहले ही पता चल गया आपको ये पूछने जाए। रिक्वायरमेंट में ये आएगा कंपनीज एक्ट। अच्छा ये कह रहा है ऑन 5 मार्च 2018 को क्या एक अजीब वकूआ हुआ। क्या? सबकी जिंदगी पुरसुकून गुजर रही थी 5 मार्च 2018 से पहले। 5 मार्च 2018 को क्या हुआ? HSB एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, HSB एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंट हैज बीन ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ताहिर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। TL is the subsidiary of Crypto Bank Limited.
डायग्राम ना, 2 कंपनीज आ गए ना भाई। हाँ ये है ये। अच्छा हमारा क्लाइंट कौन है? टीएल और ये दूसरी कौन से है? सीबीएल। और दोनों में रिलेशनशिप क्या है? होल्डिंग सब्सिडी। अब आपने नोट किया होगा सम टाइम वो खुद बताता है होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएटेड, सम टाइम वो शेयर होल्डिंग या डायरेक्टरशिप के बारे में बताता है। जब उसने क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल करना हो ना तो आपको खुद से क्लियरली नहीं बताएगा होल्डिंग कंपनी, वो कहेगा एक बंदा एक कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी में भी डायरेक्टर है, एक में शेयर होल्डर है, दूसरी में डायरेक्टर है, एक में डायरेक्टर है और दूसरी में नॉमिनी डायरेक्टर है। एक्सेप्शन एसोसिएटेड नहीं है। तो फिर उस केस उस तरह के क्वेश्चन में आपने खुद से डिसीजन करना होता है कि रिलेशनशिप एसोसिएटेड है कि होल्डिंग सब्सिडियरी है। वरना कुछ क्वेश्चन में वो क्लियरली बता देता है, हमें कोई कैलकुलेशंस की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पे गुड, अच्छी बात है, शुक्र है उसने खुद से बता दिया क्या होल्डिंग सब्सिडियरी है। हाथी में पार्टनर ऑफ एचएसबी इज यूजिंग क्रेडिट कार्ड ऑफ सीबीएल एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट इट ऑन 28 फरवरी 2018 was rupees 1.1 million. हातिम plans to clear the dues by 30 जुलाई 2018। अपॉइंटमेंट हो रही है 5 मार्च को। वो कह रहे हैं मैं 30 जुलाई को पैसे दे दूंगा, which is well before commencement of। अब तो तब तक तो ऑडिट शुरू भी नहीं होगा। वो कह रहा भूल गए अपॉइंटमेंट के भी 7-8 महीने बाद जाके ऑडिट शुरू होता है। हाँ लेकिन हमने अपॉइंटमेंट के वक्त भी और अपॉइंटमेंट के बाद भी क्राइटेरिया पूरा करवाना है। तो उसका ये आर्गुमेंट बिल्कुल फारग है कि ऑडिट बाद में शुरू होगा, अपॉइंटमेंट अभी होने दे, मैं बाद में ऑडिट कमेंस होने से पहले। भाई ऑडिट जिस दिन अपॉइंटमेंट हो जाए ना लीगली उसी दिन कमेंस हो जाता है, which is well before commencement. It is expected that audit planning activities will commence from 1 नवंबर 2018। आगे वो घुमाने के लिए कह रहा है कि प्लानिंग भी 2 नवंबर से शुरू होगी। भाई लीगली कहता है अपॉइंटमेंट के वक्त से ही आपने क्राइटेरिया अप्लाई। तो बताइए यहाँ पे क्या कह रहा है? पार्टनर इज इंडिपेंडेंट, पार्टनर इज इंडेटेड क्यों? क्रेडिट कार्ड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। हाँ 1 मिलियन तक ऑर्डिनरी है, 1 मिलियन से ऊपर ऑर्डिनरी नहीं है। तो यहां पे पार्टनर इंडेटेड है, इसका मतलब है पार्टनर, ये जो एचएसबी वाली फर्म है ये सीबीएल के लिए ऑडिटर पॉइंट नहीं है, लेकिन टीएल के लिए भी नहीं हो सकता। भाई इंडेटेड सीबीएल का है तो सीबीएल के लिए तो डिस्क्वालीफाइड है, टीएल का तो कोई मसला नहीं है ना ऑलरेडी। हाँ जो सीबीएल के लिए डिस्क्वालीफाइड उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी के लिए भी डिस्क्वालीफाइड। तो इसका मतलब है टीएल में भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आहा क्या मजे का क्वेश्चन। गावा, ऑरेंज, गावा, एप्रिकॉट, वॉलनट, स्ट्रॉबेरी। इससे मजे का खुद बताइए, इससे मजे का क्वेश्चन हो सकता कल, आज नहीं? चलिए ठीक है। अच्छा असाइनमेंट नोट कर लीजिए। कल के लेक्चर में आपको असाइनमेंट नहीं दी थी, याद है? कैंसिल क्यों मिला? क्योंकि आप उस वक्त असाइनमेंट करने के काबिल नहीं थे, अब आप असाइनमेंट करने के काबिल हैं, तो ये असाइनमेंट लाजमी करनी है। अच्छा मजे की बात सुनाई, ऑडिट बोर्ड का एक नॉर्मल क्वेश्चन जितना टाइम लेता है ना, लॉ का क्वेश्चन उससे 40% कम टाइम लेता है। यानी वही क्वेश्चन अगर ऑडिट बोर्ड का 10 नंबर का होगा ना और वही क्वेश्चन लॉ में 10 नंबर का पूछेगा, तो जो लॉ का क्वेश्चन है ना ये आपका तकरीबन 40% टाइम ले, यानी समझ ले आधा टाइम, 50 करने चले आधा टाइम ले। तो इसका मतलब है इस असाइनमेंट में क्वेश्चन अगर आपको ज्यादा लग भी रहे हुए ना, जब आप करने बैठेंगे आधे से भी कम टाइम में हो जाएंगे, पक्की बात कर रहा हूँ। कल टेस्ट कर लीजिएगा। हाँ तो इसके आज इंशाल्लाह मैं इसके बना के ना डिस्कशन भी जो है, डिस्कशन भी आपके साथ शेयर कर दूंगा वॉल्यूम 2 की, और जो बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे वो फिर कल इनको निपटाएंगे। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।